Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. In this video, I am going to discuss more provisions relating to the transfer of property. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे मैं कुछ और प्रोविजंस डिस्कस करने वाली हूँ. फर्स्ट प्रोविजन इज राइट ऑफ रिडेम्पशन. If we talk about the right of redemption, that is discussed under the section 60 of the transfer of property. यदि हम right of redemption की बात करते हैं तो ये सेक्शन 60 के अंदर इसका जिक्र किया गया है. जैसे कि आपको मैंने मोर्टगेज के अंदर आपको बताया था कि मोर्टगेज के अंदर एक प्रॉपर्टी मोर्टगेजर के द्वारा मोर्टगेजी को गिरवी रखी जाती है और वो एक सम को सिक्योर पर करने के पर्पज से उसको गिरवी रखी जाती है. और जैसे ही वो प्रॉपर्टी उसका जो लोन है वो चुकाएगा तो उसे वहाँ पे जो मोर्टगेजी होती है उसका मेन उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो प्रॉपर्टी उसको गिरवी रखी थी वो उस प्रॉपर्टी को मोर्टगेजर को वापस लौटा दे. तो इसी अधिकार को राइट ऑफ रिडेम्पशन कहा जाता है. तो राइट ऑफ रिडेम्पशन मीन्स राइट टू resume those rights with the mortgager has parted with. वो अधिकार जो मोर्टगेजर ने मोर्टगेजी को दिए थे वो अधिकार उसे वापस मिलने चाहिए जैसे ही वो उसका सम पे कर देता है. द राइट ऑफ रिडेम्पशन इज एक्सरसाइज्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ द मोर्टगेज मनी. जैसे ही मोर्टगेज मनी मोर्टगेजर के द्वारा मोर्टगेजी को लौटा दी जाती है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द मोर्टगेजी टू गिव द राइट ऑफ प्रॉपर्टी बैक टू द मोर्टगेजर कि वो उस प्रॉपर्टी का अधिकार जो उसको मोर्टगेज पे रखी गई थी उसको वो वापस लौटा दे. इसी को राइट ऑफ रिडेम्पशन के नाम से जाना जाता है. एनी प्रोविजन ऑफ द कंडीशन विच प्रिवेंट्स द राइट ऑफ रिडेम्पशन. ऐसी कोई भी कंडीशन या ऐसा कोई भी प्रोविजन जो राइट ऑफ रिडेम्पशन को प्रिवेंट करता उसको रोकता है उसे कहते क्लॉग ऑन द रिडेम्पशन. उसको क्लोज ऑन रिडेम्पशन कहा जाता है. यदि कोई भी ऐसी कंडीशन थोपी जाती जिससे राइट ऑफ रिडेम्पशन कोई अंदर रुकावट डाली जाती है तो ऐसा जो क्लोज होगा क्लोज ऑफ रिडेम्पशन होगा वो हमेशा वाइड माना जाएगा. जैसा कि आपने पढ़ा था कि यूसुफ्रक्टरी मैंने आपको इसे वाली जो वीडियो पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने यूसुफ्रक्टरी मोर्टगेज के बारे में बताया था जिसके अंदर ये कहा था कि इफ द मोर्टगेजर इज नॉट रिडीम्ड विद इन ए सर्टेन पीरियड. यदि मोर्टगेज जो है मोर्टगेज जो प्रॉपर्टी है यदि उसको कुछ जो टाइम उसको दिया गया है उसकी उसको सम चुकाने का यदि उस समय तक उसको सम नहीं चुकाया जाता सर्टेन पीरियड तक सम नहीं चुकाया जाता तो मोर्टगेजी वुड बिकम द एब्सोल्यूट ओनर. नेचुरली कि जो मोर्टगेजी है वो उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट मालिक बन जाएगा. और ये जो क्लोज है राइट ऑफ रिडेम्पशन के ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो दिस इज ए क्लोज ऑन द राइट ऑफ रिडेम्पशन. ये एक तरह से उसके ऊपर क्लोज है. ये एक तरह से उसके ऊपर प्रिवेंट कर रहा है उसको राइट ऑफ रिडेम्पशन लेने से. तो ये जो कंडीशन होगी ये कह रहा है कि हेंस इट इज वाइड. ये वाइड होगी. नेक्स्ट प्रोविजन इज मार्शलिंग. जैसा कि आपको पता है कि मार्शलिंग इज डिस्कस्ड अंडर द सेक्शन 56 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. यदि मार्शलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो सेक्शन 56 है वो मार्शलिंग के से डिस्कस करता है. इसके संबंध में ये कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रॉपर्टी किसी को मोर्टगेज पे रखता है गिरवी रखता है और उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी वो बेच देता है तो क्या बताएंगे वेयर द ओनर ऑफ द टू और मोर देन मोर्टगेज प्रॉपर्टी. जहाँ पे एक व्यक्ति जो दो या दो से अधिक मोर्टगेज प्रॉपर्टी का मालिक है और उनमें से एक प्रॉपर्टी ही सेल्स वन ऑफ देम टू अनदर. उनमें से एक प्रॉपर्टी वो किसी और को बेच देता है. द परचेजर हैज स्टैट्यूटरी राइट टू इंसिस्ट ऑन द मोर्टगेज डेब्ट. तो वहाँ पे जो परचेजर होता है उसका स्टैट्यूटरी राइट है. क्या राइट है? टू इंसिस्ट ऑन द मोर्टगेज डेब्ट बीइंग सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी. कि वहाँ पे जो मोर्टगेज डेब्ट है उसको बाकी जो प्रॉपर्टीज है उससे चुकाया जाए. उसके पास ये एक तरह का अधिकार होता है. जो उसको प्रॉपर्टी नहीं बेची गई है उसमें से उसको फिर वो बाकी जो मोर्टगेज डेब्ट है वो बाकी प्रॉपर्टी से उसे चुकाना होगा. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान के चलो ए कोई व्यक्ति है उसके पास XYZ नाम की 3 प्रॉपर्टियां थी जो उसने गिरवी रखी हुई थी और वहां पे बाद में वो क्या करता है एक्स नाम की जो प्रॉपर्टी है वो सी को बेच देता है. तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा वो एक्स नाम की प्रॉपर्टी सी को बेच देता है तो हैज सी हैज राइट ऑफ मार्शलिंग. यहाँ पे जो सी है उसके पास राइट ऑफ मार्शलिंग होगा. मीन्स वहाँ पे सी जो है वो ये कह सकता है कि यहाँ पे जो मोर्टगेज डेब्ट है उसको बाकी जो प्रॉपर्टी है वाई और जेड नाम की उनसे चुकाया जाना चाहिए. तो दैट इज द मार्शलिंग. भी वहाँ पे जो प्रॉपर्टी उसे नहीं बेची गई है मतलब वाई और जेड प्रॉपर्टी उसे नहीं बेची है तो वाई और जेड नाम की प्रॉपर्टी से उसका जो मोर्टगेज डेब्ट है वो चुकाए. तो इट इज नाउ नोटेड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग इज आल्सो डेल्ट अंडर द सेक्शन 81 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. यदि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 81 भी इसी से डिस्कस करता है. सेक्शन 81
protects the right of subsequent mortgagee in the same manner as the section 56 protect the right of the subsequent purchaser. तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट परचेजर को जैसे रोका गया है, उसके अधिकारों को जैसे प्रोटेक्ट किया गया है, सिमिलरली सब्सिक्वेंट मोर्टगेजी के अधिकारों को सेक्शन 81 के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज द मोर्टगेज एंड चार्ज, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये एक तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे मैंने आपको मोर्टगेज के बारे में बताया था, परंतु मैंने यहाँ पे चार्ज के बारे में आपको डिस्कस नहीं किया था। इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज दैट इज डिस्कस अंडर द सेक्शन 100 ऑफ द CR, आप ये भी देखते हैं चार्ज के बारे में। तो सेक्शन जो 100 है आपका, जो 100 जो सेक्शन है वो आपका चार्ज से डिस्कस के बारे में डिस्कस करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 100 चार्ज के बारे में डिस्कस करता है। इस चार्ज इन इंटरेस्ट or a right which is created over an asset or the property, either on immovable property like land, building, immovable property like car, gold, etc. तो यहाँ पे जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज मीन्स वेयर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज बाय एन एक्ट ऑफ द पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ द लॉ मेड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी टू अनदर। जहाँ पे एक ऐसी अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरी पार्टी को दी जा रही है और ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा, और सिक्योरिटी के रूप में दी जा रही है क्योंकि उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से लोन लिया था। एंड द ट्रांजेक्शन, और वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन की जा रही है वो मॉर्टगेज नहीं होगी, ध्यान रख के चलना, वहाँ पे वो चार्ज के रूप में दी जा रही है। तो वहाँ पे जो लेटर है, बाद वाला जो व्यक्ति है जो जिसको दी जा रही है, दैट पर्सन इज सेट टू हैव इन चार्ज। वहाँ पे वो जो सेकंड व्यक्ति है जिसको वो प्रॉपर्टी दी गई, वो ये कहा जाएगा कि वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के चार्ज में है। एंड ऑल द प्रोविजंस जो मॉर्टगेज पे सिंपल मॉर्टगेज पे आपके अप्लाई होते हैं, वही सेम प्रोविजंस यहाँ पे चार्ज पे भी अप्लाई होंगे। यदि हम चार्ज की बात करते हो तो देयर आर सर्टेन असेंशियल रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए कुछ असेंशियल कंडीशन है। जैसे कि मैंने आपको बताई पहली कि यदि हम चार्ज की बात करते हैं तो उसके लिए एक अचल संपत्ति का होना जरूरी है। द चार्ज मस्ट बी क्रिएटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी प्रेजेंटेड और फ्यूचर प्रॉपर्टी। यहाँ पे मतलब वो प्रेजेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है या फिर फ्यूचर प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो बोरोवर से बिलोंग करती है। सेकेंड इज दैट डज नॉट अमाउंट टू मॉर्टगेज। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि जो चार्ज है वो कभी भी मॉर्टगेज की कैटेगरी में नहीं आएगा। ए चार्ज इज नॉट ए मॉर्टगेज एज दे इज नॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी नोर एनी राइट इज ट्रांसफर्ड बट ए पर्सनल ओब्लिगेशन इज क्रिएटेड। वहाँ पे कभी भी राइट नहीं ट्रांसफर किया जा रहा, ना ही कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, परंतु एक पर्सनल ओब्लिगेशन जो है वो क्रिएट की जा रही है और ए राइट टू पेमेंट ऑफ ए अमाउंट आउट ऑफ द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी जनरेटेड। वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उस स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी से उस अमाउंट को जनरेट किया जाएगा। तो ये सेकंड इसकी एसेंशियल कंडीशन है। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड कंडीशन दैट इज द चार्ज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्टी। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं पार्टीज के एक्ट के द्वारा उसको क्रिएट किया जा रहा है। पार्टीज themselves create a charge by entering into agreement। वहाँ पे पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है कि यदि मैं ये पैसा तुमसे उधार ले रहा हूँ, कल को मैं इस पैसे को नहीं चुका पाता तो आप इस प्रॉपर्टी पे चार्ज ले सकते हैं। नो पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। उसके लिए चार्ज के लिए कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज या वर्ड नहीं चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि मॉर्टगेज के लिए मॉर्टगेज डीड तैयार की जाती है, चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे केवल एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। फोर्थ इज चार्जेज अराइजिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इस चार्ज कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय द ऑपरेशन। जो चार्ज होता है वो लॉ के ऑपरेशन के द्वारा भी इसको क्रिएट किया जा सकता है। इट मीन्स अ चार्ज इज क्रिएटेड विद द विल एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। जहाँ पे चार्ज की बात आती है तो वो एक पार्टीज की इंटेंशन के द्वारा, उसकी विल के इच्छा के द्वारा उसको क्रिएट किया जाता है। बट द लॉ एनफोर्सिंग द, मतलब वहाँ पे यदि, और मैंने जैसे आपको बताया कि लॉ के द्वारा भी इसको एनफोर्स करवाया जा सकता है। लॉ एनफोर्सिंग दैम टू कंप्लाई विद सर्टेन ऑब्लिगेशंस। तो यदि हम बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज जो है वो आप देखेंगे कि वो फिक्स चार्ज भी हो सकता है, फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकता है। यदि हम बात करते हैं फिक्स चार्ज की, तो फिक्स चार्ज जो होता है दैट इज क्रिएटेड ओवर असर्टेनेबल प्रॉपर्टी। जो फिक्स चार्ज होता है वो एक असर्टेनेबल प्रॉपर्टी पर होता है। एक प्रॉपर्टी जो सर्टेन है, भी एक सर्टेन लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो उसके ऊपर क्रिएट किया जाता है। At time creation of charge, the property is defined and specified। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी सर्टेन होनी चाहिए, तो जब वो चार्ज क्रिएट किया जा रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी को डिफाइन भी किया जाना चाहिए, स्पेसिफाई किया जाना चाहिए, जिससे प्रॉपर्टी को पूरी तरह से पहचाना जा सके।
In this, borrower is only left with the possession of asset and the lender has full control. यहाँ पे जो बोरोवर है, जो उधार देने वाला है, उसका पोजेसन, जो एसेट का जो पोजेसन है वो उसी के पास है, परंतु वहाँ पे जो लेंडर होता है ना, उसका कंट्रोल पूरा रहता है उस एसेट के ऊपर। जो बोरोवर होता है, डेट डज नॉट हैव राइट टू सेल, वहाँ पे बोरोवर का उसको प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। एंड द ट्रांसफर और डिस्पोज, ना उसको ट्रांसफर कर सकता ना डिस्पोज ऑफ कर सकता। देयर इज ओब्लिगेशन टू पे ऑफ ड्यू अमाउंट फर्स्टली, सबसे पहले यदि उसको प्रॉपर्टी को बेचना है, डिस्पोज ऑफ करना है, तो पहले उस अमाउंट को उसे चुकाना पड़ेगा। इसको कहते हैं फिक्स चार्ज, जो सर्टेन प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया जाता है। दूसरा चार्ज होता है फ्लोटिंग चार्ज। जो फ्लोटिंग चार्ज होता है, डेट इज ऑलवेज क्रिएटेड ओवर द अनसर्टेन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है। यदि ऐसी डायनेमिक नेचर की प्रॉपर्टी भी यदि चार्ज क्रिएट किया जा रहा है तो नेचुरली दैट इज द फ्लोटिंग चार्ज, जहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है या फिर क्वांटिटी है वो घट बढ़ सकती है, नेचुरली है। द बोरोवर हैज़ राइट टू सेल, ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ, भी इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, जो फ्लोटिंग, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ऐसा अनसर्टेन प्रॉपर्टी है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बेचा भी जा सकता है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है, डिस्पोज ऑफ भी किया सकता है। एंड नो प्रायर परमिशन, वहाँ पे उसकी कोई प्रायर परमिशन जरूरी नहीं है यदि वो फ्लोटिंग चार्ज है। एंड नो ऑब्लिगेशन टू पे ऑफ, वहाँ पे उसकी कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेचने से पहले उसको चार्ज, मतलब उस अमाउंट को पे करना पड़ेगा। जबकि फिक्स चार्ज में मैंने आपको बताया था कि जब वो प्रॉपर्टी को, जो सर्टेन प्रॉपर्टी है, उसको बेचने से पहले उसको पहले उस अमाउंट को पे करना पड़ेगा जिसके संबंध में वो प्रॉपर्टी चार्ज पे रखी गई है। तो इसका मतलब ये होगा कि एवरी मॉर्टगेज इज ए चार्ज, जितने भी मॉर्टगेज होते हैं वो तो चार्ज है, परंतु हर चार्ज मॉर्टगेज नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड द मॉर्टगेज, यदि हम चार्ज और मॉर्टगेज के बीच में डिफरेंस करते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो चार्ज होता है वो सेक्शन 100 के अंदर डिफाइन किया गया है। यदि हम मॉर्टगेज की बात करते हैं तो डेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 58, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 58 जो है वो मॉर्टगेज को डिफाइन करता है। सेकेंड डिफरेंस की यदि हम बात करते हैं, a charge in a charge interest is created in the property for the payment of the debt and there is no transfer of the interest। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो पेमेंट ऑफ द डेप्ट के संबंध में उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, बस वहाँ पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, उसके अंदर इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं किया जा रहे। जबकि मोर्टगेज के अंदर क्या बताया था, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, वहाँ पे जो मोर्टगेज होता है उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप भी हो सकती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर उसका इंटरेस्ट भी ट्रांसफर होता है। If we talk about the charge, it is created either by act of the parties or by operation of the law। चार्ज जैसे मैंने आपको बताया है कि बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज भी हो सकता है, ऑपरेशन ऑफ द लॉ के द्वारा भी। जबकि आप यदि बात करते हैं मॉर्टगेज की, इट कैन ऑलवेज बी क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी। जो मॉर्टगेज होता है वो हमेशा एक्ट ऑफ द पार्टीज के द्वारा ही होता है। इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी ओनली व्हेन इट इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी। यदि पार्टीज के एक्ट के द्वारा यदि चार्ज क्रिएट किया जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। परंतु यदि हम मॉर्टगेज की बात करते हैं तो मॉर्टगेज के अंदर आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर साफ क्लियर किया गया है कि जो मॉर्टगेज डीड होते हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज, यहाँ पे जो टाइम है दैट इज इनडेफिनेट, वहाँ पे इनफाइनेट टाइम है आपके पास, एंड कैन कंटिन्यू फॉर एवर, ये जो लगातार चल भी सकता है चार्ज, मतलब कोई जुड़ने की वो खत्म होगा जल्दी से। जबकि आप मॉर्टगेज की बात करते हैं तो वहाँ पे एक फिक्स टाइम होता है मॉर्टगेज के अंदर। इफ यू टॉक अबाउट द चार्ज, पर्सनल लाइबिलिटी इज क्रिएटेड ओनली, वहाँ पे जो चार्ज होता है उसके अंदर पर्सनल लाइबिलिटी जो होती है वो तभी क्रिएट होती है व्हेन ए चार्ज इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, क्योंकि वहाँ पे जो चार्ज होता है उसके संबंध में एक एग्रीमेंट हो रहा है पार्टीज के बीच में। जबकि हम मॉर्टगेज की बात करते हैं तो देयर इज द क्रिएशन ऑफ पर्सनल लाइबिलिटी अंडर द एग्जीक्यूशन बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे एक तरह से एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके द्वारा वो पर्सनल लाइबिलिटी उनके बीच में फिक्स होती है। इफ यू टॉक अबाउट द चार्ज, राइट इन पर्सोनम इज एनफोर्सिएबल अगेंस्ट द पर्सन, वहाँ पे जो राइट इन पर्सोनम जो है वो कहीं ना कहीं पर्सन के अगेंस्ट एनफोर्सिएबल है चार्ज के अंदर। जबकि आप बात करते हैं मॉर्टगेज की तो वो राइट इन रैम है वहाँ पर, दैट इज एनफोर्सिएबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के द्वारा एनफोर्सिएबल है। इफ यू टॉक अबाउट द चार्ज, इट कैन बी ओरल और रिटर्न, दोनों तरह से हो सकता है चार्ज। जबकि हम बात करते हैं मॉर्टगेज की, दैट इज ऑलवेज इन रिटर्न, वो रिटर्न में होना चाहिए। तो जैसे कि अब आपको मैंने बताया मॉर्टगेज और चार्ज के बीच में ये डिफरेंस है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जल्दी आपको देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जनरली एग्जाम से पूछा भी गया है, कई बार आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान से कर लेना है।